नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा YMO न्यूज़ चैनल से स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। मैं पहले की तरह जैसे आपको मैं मिलवाता रहा हूँ स्टार्स ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी से। आज मैं एक ऐसे स्टार से आपको मिलाऊंगा जिनको क्रिमिनल प्रैक्टिस का मैं कहूँ एक अपने आप में सुपरस्टार माना जाता है। मैं एक ऐसे एडवोकेट साहब से आपकी बात कराऊंगा जिन्होंने रात दिन इस प्रोफेशन को अपना दे दिया है और इस ढंग से ये लोग काम कर रहे हैं, इस ढंग से अपने जूनियर्स को ट्रेंड कर रहे हैं। इनकी मैं स्पेशलिटी आपको बता दूं कि ये खुद तो एक अच्छे क्रिमिनल लॉयर हैं ही, लेकिन जो इनके इंटर्न्स हैं, जो इनके जूनियर्स हैं, जो इनके एसोसिएट्स हैं, ये उनको भी इनका एक पढ़ाने का जज्बा है। बिकॉज बेसिकली ही इज़ फ्रॉम झज्जर, हरियाणा। इनका बर्थ वहाँ हुआ, लेकिन उसके बाद इन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से अपना लॉ किया और मैसूर यूनिवर्सिटी से LLM किया, वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट रहे। और नागपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया और एक पढ़ने पढ़ाने की जो इनकी जो रुचि रही वो आज भी कायम है। आज मैं इनसे कोशिश करूंगा वो चीज़ें जानने की जो मेरे जितने भी एडवोकेट फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो उनसे प्रॉफिट उनको मिल सके, उनसे वो लाभान्वित हो सकें। और मैं बात करूंगा आज उनसे टिप्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। आज हम उनसे कुछ लेंगे, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि क्रिमिनल लॉयर खास तौर से जितने भी हैं वो अगर कहीं ना कहीं चूक हो जाती है उनसे तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन में ही होती है और उसी की वजह से केस में कई बार नुकसान हो जाता है। तो मैं शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, RN शर्मा जी। और मैं सीधा आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि आप इतने हाईली क्वालिफाइड थे, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आपने दूसरे तरह के डिप्लोमास किए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिकल साइंस में आप रहे, फिर आपने लॉ भी कर लिया और 82 में आपने लॉ करने के बाद 8 साल तक आप पढ़ाई में लगे रहे। तो एक सवाल बस पूछ रहा हूँ कि आप इस प्रैक्टिस में क्यों आए, आप जुडिशरी की तरफ क्यों नहीं गए? देखिए, I was in Air Force and had all kinds of reservations so far as the services or judicial services are concerned. But शुरू से ही कुछ ऐसा एक ये था कि कम से कम यहाँ जगह बनाऊँ, तो लिहाजा इंटरेस्ट काफ़ी था कि देखें प्रैक्टिस में अपनी जगह है और वो भी ईमानदारी से अगर बन सके तो उसकी कोशिश की है। और लिहाजा जो है भाई 34-35 साल से इधर हूँ। नहीं, प्रैक्टिस इसलिए की कि पब्लिक की भी सेवा हो सके या पैसा कमाया जा सके? नहीं, दोनों ही बातें होती हैं। ये मैं वो कोई ऐसी जवाब नहीं दूंगा कि जिससे मैं ये कह सकूँ कि ये पैसा इम्पोर्टेंट नहीं, पैसा भी बहुत इम्पोर्टेंट है, परंतु साथ साथ इसमें पब्लिक सर्विस भी होती है और जब लोग खुश होके जाते हैं तो उससे एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन मिलती है। क्या आप ये महसूस करते हैं बीइंग ए क्रिमिनल लॉयर कि हमारे जो दूसरे एसोसिएट्स हैं, जो हमारे कोलीग्स हैं, वो जब आप देखते हैं उनको भी क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए, और मैंने आपको कई बार कोर्ट में देखा, हाई कोर्ट में देखा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी देखा है कि क्रॉस एग्जामिनेशन कोई दूसरे एडवोकेट साहब कर रहे होते हैं और आप बैठे बैठे तिल मिला रहे होते हैं, आप बेचैन हो रहे होते हैं, कुर्सी का कभी आप हैंडल पकड़ रहे होते हैं, तो लगता है कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अंदर उबल रहा है। तो क्या है या आप क्या महसूस करते हैं? मिस्टर शर्मा, इनफैक्ट इट्स ए डाइंग आर्ट। या तो सीनियर्स के साथ बच्चे ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहते, दूसरा या वो बहुत जल्दबाजी में होते हैं, तीसरा आजकल ये सेटिंग की जो प्रैक्टिस हो गई है शायद उसके पीछे ज़्यादा भागते हैं सीखने के बजाय। क्योंकि ये प्रलोभन जो है, आप देख रहे होंगे कि हर बार में दो चार ऐसे एडवोकेट्स हैं कि जिनकी प्रैक्टिस शायद ट्रायल की नहीं है, बेल की है और बेल पे डिपेंड करते हैं। और जो ब्लैक शिप जो होती हैं वो प्रोफेशन में भी हैं और बेंच में भी हैं, तो उनका धंधा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आप कन्विक्शन से कह सकते हैं कि बेंच साइड भी है? बिल्कुल कन्विक्शन से मैं 101% कह सकता हूँ। आई कैन प्रूव इट। परंतु होता क्या है कि जब हम शिकायत करते हैं हायर अथॉरिटीज़ को कि भाई फला जज ऐसे ऐसे करप्शन कर रहा है, तो होता क्या है, आपके एप्लीकेशन का ये जवाब आता है, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन डिस्पोज्ड ऑफ। नाइदर दे टेल यू एज टू व्हाट आर द रीजंस, क्यों डिस्पोज ऑफ की और क्या एक्शन आपने उसके जुडिशियल ऑफिसर के खिलाफ लिया। ये नहीं है कि देयर इज अ डर्थ ऑफ ऑनेस्ट जजेस हैं, बहुत अच्छे जजेज हैं, बहुत इंटेलिजेंट जजेज हैं, परंतु साथ साथ ऐसे भी हैं कि जिनको ना लॉ आता है और ना ही जो है वो
अपने काम में ऑनेस्ट है। सिस्टम उन्हीं के भरोसे चल रहा है, उनके भरोसे चल रहा है। अगर हम कुछ जैसा आपने जिक्र किया उन लोगों को दरकिनार कर दें तो ओवरऑल फिर भी ठीक है। क्योंकि आई केम टू नो कि वन ऑफ माई जूनियर्स टोल्ड मी कि उनकी कोई, आई डोंट वांट टू नेम दैट जज, कि वो जो है 2 साल तक तो जजमेंट जो हैं अपने उन वकील साहब से लिखवाती रही हैं। ओके, हाँ, चलिए, मैं इस मुद्दे पे, बड़ा संगीन मुद्दा है, बड़ा मैं कहूँ कि बड़ा इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ही नाजुक मुद्दा भी है, क्योंकि ये वीडियो ऑल ओवर वर्ल्ड देख रहा है। आई एम पेन टू स्टेट दिस कि जब जहाँ हम दिल्ली में कैपिटल सिटी में हैं, जहाँ हाई कोर्ट भी सुपरवाइजिंग अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, जब इन सब के होते हुए भी अगर ये चीज़ें चल रही हैं तो फार फ्लंग स्टेट्स में क्या होता होगा, आप अंदाजा लगा लें। बिल्कुल ठीक, आपका पेन है शर्मा जी। इस मुद्दे पे बिल्कुल सेपरेटली एक बात आपसे दोबारा बातचीत करूंगा। आज हम अपने मुद्दे से ना भटक जाएं। बात कर रहा हूं क्रॉस एग्जामिनेशन की। पहला सवाल ये है कि व्हाट इज क्रॉस एग्जामिनेशन एज पर योर ओपिनियन? क्रॉस एग्जामिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल, ए काउंसल हु टेक्स अप द फाइल, ही मस्ट नो हिज डिफेंस। हो क्या रहा है कि वकील जाते हैं एंड विदाउट नोइंग देयर डिफेंस दे स्टार्ट क्रॉस एग्जामिनिंग। जब आपको ये पता है, और फिर दूसरी चीज़, आप जो है कोई भी चीज़ लिख के लेके जाते हैं, मैं आई गेट एस्टोनिश्ड कि क्वेश्चंस पहले लिख करके लेके जाते हैं, तो दैट मीन्स आप अपने आप को बांध रहे हैं एक दायरे में, उससे बाहर आप निकलना ही नहीं चाहते। गवाह किस तरह के जवाब देगा, गवाह कितना इंटेलिजेंट है, कितना डफर है, कितना वो एजुकेटेड है, कितना अनएजुकेटेड है, ये सब आप साइकोलॉजी गवाह को देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हो और वही आप अपने क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। नहीं, बेसिकली स्टेटमेंट उसका चीफ हो गया और चीफ के बाद एक आइडिया हर वो एडवोकेट लेता है कि मुझे इन मुद्दों पे तो पूछना ही है, वही नोट करते हैं शायद, या पूरे टोटल क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं? नहीं, क्वेश्चन तो फ्रेम जो है ऑटोमेटिकली होते चले जाते हैं। जब जो है गवाह का ये होता है कि भाई जो ठीक है, लाइक कोई आई विटनेस है तो उसने सीन ऑफ इंसिडेंट को कैसे देखा, कहाँ पे वो खड़ा था, व्हाट वाज हिज पोजीशन, वेदर हिज पोजीशन वाज प्रोबेबल और नॉट, हर चीज़ पे पूछना पड़ता है, तब जा करके जो है, मतलब, क्योंकि जब तक आप क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान विटनेस को घेरोगे नहीं, मैं नहीं समझता कि यू कैन सक्सीड। तो कहाँ से, मतलब किस पॉइंट से, कोई ऐसे हमें पॉइंट बताए ना, यहाँ से हम इस चीज़ को देखिए, ध्यान कई बार में हम रखते ये कहते हैं कि जी ये फॉर्मल विटनेस है। आई रिमेंबर ए केस, गोकुलपुरी का एक मर्डर केस था, बहुत पुरानी बात है। आई वॉज ऑल्सो ए बिगनर। तो उसमें रिकवरी दिखाई हुई थी शाम के 8 बजे की। ये गोकुलपुर अखाड़े से रिकवरी थी, ऑफ वेपन और रिकवरी ऑफ वेपन, ओके, और क्लॉथ्स की, ब्लड स्टेन क्लॉथ्स की उसके घर से दिखाई हुई थी। तो जो आईओ से क्रॉस एग्जामिनेशन करना था वो तो मैंने किया ही। जब MHCM आया, मैंने उससे पूछा कि भाई आपकी केस प्रॉपर्टी किस टाइम पे जमा हुई थी। मैं बोला सुबह हो गई थी, दोपहर हो गई थी, आप बताइए, कुछ आइडिया दीजिए। इस साइड से दोपहर हो गई थी उसी दिन जिस दिन रिकवरी 8 बजे की। 8 बजे रिकवरी, क्या 8 बजे तो उन्होंने डिस्क्लोज, वो जो पकड़ के और उसके डिस्क्लोजर लिखी है, तो रात को 10 बजे तक रिकवरी चली है, और वो केस प्रॉपर्टी हमने दिखा दी कि भाई दोपहर जमा हो गई थी। दे वेंट इन अपील, यहाँ से बरी हो गया था, दे वेंट इन अपील, नथिंग कुड हैपन, अपील वाज डिसमिस्ड। तो लाइकवाइज हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए ये विटनेस फॉर्मल है। There is no formal witness. One tip is very important tip is this, जो कहते हैं जजेस भी कहते हैं और प्रोसिक्यूटर भी कहते हैं कि अरे ये तो फॉर्मल है, हाँ, आपका जूनियर ही कर देगा कोई। हाँ, कई बार क्या होता है, ड्यूटी ऑफिसर से आप जो है निकाल सकते हो कि भाई जो FIR इज एंटी डेटेड है। कई बार जो है सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट नहीं होता है। आप जो पोजीशन दिखाते हैं, लोकेशन में दिखाते हैं, जैसे कि फला आदमी की, उसकी एज पर CDR एंड लोकेशन चार्ट ये पोजीशन थी, परंतु एक टावर की पोजीशन जो है 5 किलोमीटर तक, 7 किलोमीटर तक कवर करती है। तो बाय वे ऑफ कंडक्टिंग ए गुड क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रोबिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, आप उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो So there is no formal witness. One. नहीं, नंबर 1। नंबर 2, यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली कि जो भी क्वेश्चंस हों आपके इररिलेवेंट ना हो।
ये पूछना कि जैकेट का रंग क्या था, उसके कितने बटन थे, मैं समटाइम्स मैं देखता हूँ कि लोग जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। आपको क्रॉस एग्जामिनेशन वहाँ कन्फाइन करना चाहिए जहाँ आपकी इट गोज टू द रूट ऑफ द केस, और जिसमें आपकी डिफेंस जो है प्रूव हो रही हो कि यस द प्रोसिक्यूशन जो प्रूव करना चाहता है वो झूठ है और आपने जो आंसर एलिसिट किया है वो ठीक है। तो मेन इसमें यह है कि आपने अपना केस पहले डिफेंस तैयार अपने माइंड में करनी वो तो है। है। व्हाट इज योर डिफेंस, अकॉर्डिंग टू योर डिफेंस आपका क्वेश्चन चले। According to our defense, then we have to see the psychology of the witness कि उसकी नेचर क्या है, वो कितना जो है कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहा है। कई बार क्या होता है, आई वाज इन मेनी केसेस आई वाज गिवन चैलेंज कि वकील साहब इनको तो तोड़ दिया, मैं आऊँगा ना तब मैं देखूंगा, आप आ जाना भाई। और वो भी जो है उन्होंने भी बाहर निकल करके पैर छुए कि भाई आज मान गए कि आज अपने जो है, तो लाइकवाइज सारा तो खेल यही है और इसी वजह से हमारे तो ऑलमोस्ट 98% एक्विटल में गए। एक मेन कई बार ऑब्जेक्शंस आते हैं, मैं भी बीइंग ए क्रिमिनल लॉयर, कि प्रोसिक्यूशन कहता है कि साहब ये चीफ में नहीं कहा गया तो आउट ऑफ द चीफ यू कांट आस्क द क्वेश्चन, इज इट? नहीं, चीफ में नहीं कहा गया, परंतु अगर आपका क्वेश्चन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस जो विटनेस के केस के हैं अगर उससे रिलेट करता है तो क्वेश्चन में भी डिसअलाउड, बट यू शुड पुट दैट क्वेश्चन। नो, माय क्वेश्चन इज समझ गया मैं। whether we can go beyond the chief. वी कैन गो बियॉन्ड द चीफ प्रोवाइडेड उसके कम से कम कुछ रेलेवेंस जरूर होनी चाहिए, उस चीफ से थोड़ा बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन जरूर होना चाहिए। That cannot be refused straight away कि it is not said in the. You have to satisfy the court कि भाई मेरा ये पूछने का तात्पर्य ये है कि इससे मैं ये एलिसिट करना चाहता हूँ। लाइक एक पब्लिक विटनेस, आई विटनेस ये कहता है कि जी मैंने ये इंसिडेंट देखा, तो क्या आप दूसरे गवाह जो हैं उनके बारे में नहीं पूछ सकते क्या? उसने अपने चीफ में तो कुछ नहीं कहा कि कौन था कौन नहीं था, तो आप तो पूछ सकते हो कितने आदमी थे, कितने नंबर ऑफ पर्सन थे, कौन कहाँ खड़ा हुआ था, तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं एंड जनरली जजेस विल अलाउ इट। कई बार ये होता है ड्यूरिंग द योर क्रॉस एग्जामिनेशन जजेस इंटरप्ट करते हैं, इज इट राइट? इंटरप्ट तो देखिए इट्स देयर राइट, इंटरप्ट करना तो, क्योंकि करने से मेरा मतलब है वो कहते हैं आप जल्दी करिए, इसको खत्म करिए, इसको शॉर्ट करिए, इस तरह की जो ऊपर से कई बार मैं देखता हूँ कि होता है, तो इसके बारे में नहीं, शॉर्टकट का कोई वो जो है प्रोविज़न नहीं है। आप जब तक कि आप अपना क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं कर लेते, मैं नहीं समझता कोई भी जुडिशियल ऑफिसर आपको रोकेगा, अगर रोकता है तो गलत। सपोज आप आईओ का क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं और वो सर्टेन जो उसने अपने चीफ में कहा है, फाइल देख कर कहा है या फाइल पढ़ कर कहा है, जब आप उससे क्रॉस में वो चीज़ें पूछते हैं तो कई बार प्रोसिक्यूशन इवन जजेस कहते हैं कि इट इज़ ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड, ये आगे से आप दोबारा नहीं पूछ सकते। नहीं, मैटर ऑफ रिकॉर्ड इन द सेंस है कि अगर जस्ट कोई डॉक्यूमेंट है उसके कंटेंट्स के बारे में तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं। डॉक्यूमेंट्स का तो कंटेंट जो है दैट कैन बी रेड ड्यूरिंग योर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, परंतु किस संदर्भ में वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हुआ, कौन उसके विटनेसेस थे, किस टाइम पे हुआ है, तो उन चीज़ों के बारे में तो आप पूछ ही सकते हैं। कुछ लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मैंने देखा एडवोकेट्स जो है बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन करते हैं, क्या वो बेनिफिशियल रहता है इसमें? नहीं, ये तो हर एक की अपनी आर्ट है। यू से आई रिमेन्ड विद माय सीनियर मिस्टर वीपी कटियार फॉर 20 days। मैंने कहीं से भी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं सीखा है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन रखी कि लोग जो है उस वक्त मिस्टर पीपी ग्रोवर होते थे हैं, भाई पलटा साहब होते थे, के सोनी होते थे, एस के सोनी हैं, एस के शर्मा जी होते थे, इन लोगों को मैं देखता था माइन्यूटली कि भाई वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। तो जो आपके सीआरपीसी में, इंडियन एविडेंस एक्ट में जो एडमिजिबल क्वेश्चंस हैं, या आप किन चीज़ों पे ऑब्जेक्ट कर सकते हो, समझे ना, तो ये चीज़ें तो आपको आप वॉच एंड इम्प्लीमेंट, वो चीज़ तो ऐसे सीखी जाती है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि शर्मा जी कुछ गॉड गिफ्ट भी होती है
कि आपको कई बार ये तो पर्सनल हुनर हो गया। कई बार ये कहा जाता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन आपने इस ढंग से किया कि आपने अपना केस ही खराब कर दिया। इट वाज फेटल क्रॉस एग्जामिनेशन। सो हाउ इट कैन बी अ फेटल क्रॉस एग्जामिनेशन? वो क्या कहते ऐसा है, सपोजिंग ए क्वारल टुक प्लेस बिकॉज ऑफ सडन प्रोवोकेशन, उसमें आदमी की डेथ हो जाती है। और वो सडन प्रोवोकेशन की बजाय आप इस ढंग का कोई क्वेश्चन पूछ लेते हो कि इट वाज ए प्री प्लान मर्डर। लोग करते हैं बहुत उल्टे पुल्टे क्वेश्चन जो है, मैं जो है कम अक्रॉस। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, मेरे पास एक अपील आई थी 304B की, उसमें डिसीज की डाइंग डिक्लेरेशन थी। अब वो जो है सारे ससुराल वाले दे वर टेकन इनटू कॉन्फिडेंस एंड दे बिकेम हॉस्टाइल। उनसे डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया एंड अल्टीमेटली दैट लेड टू कन्विक्शन। जबकि होना ये चाहिए था कि जो डिफेंस काउंसिल था उसको डाइंग डिक्लेरेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द डाइंग डिक्लेरेशन गॉट रिकॉर्डेड। क्या वो ट्यूटर्ड थी? अगर उसके ससुराल वाले उनके साथ थे तो इट कुड हैव बीन सेड कि भाई देखिए ये आप ने उसको बता दिया था कि ये बयान देना है मरने वाली को, और उसने तब बयान दिया है। इट वुड हैव बीन ए वेरी इजियर थिंग, बट इट वाज नॉट डन and that led to conviction. And dying declaration is sufficient to convict a person Definitely. if it is not objected. It is नहीं, क्वेश्चन इज नॉट ऑफ ऑब्जेक्शन, क्योंकि इसकी सेंक्टिटी जो है बहुत ज़्यादा मानी जाती है लॉ में। सेंक्टिटी बहुत ज़्यादा मानी जाती है और इसको इम्पीच करने का तरीका यही होता है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये डाइंग डिक्लेरेशन जो एट्रीब्यूट की जा रही है डिसीज को, ये उसने नहीं दी। जैसे कि डॉक्टर के साहब ने अगर दी है तो डॉक्टर की विटनेस उस पे डॉक्यूमेंट पे है कि नहीं है, हैं? या उस टाइम पे वो फिट फॉर स्टेटमेंट थी या नहीं थी। बहुत चीज़ें, बहुत फैक्टर्स हैं जिनको कि आपने डॉक्टर्स की बात की। विटनेस बॉक्स में डॉक्टर आते हैं एंड जिन्होंने पोस्टमार्टम किया होता है या जिन्होंने उसका एमएलसी किया होता है या जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट किया होता है, वो डॉक्टर नहीं आते हैं, उनकी जगह दूसरे आते हैं अक्सर। वो कहते हैं वो तो ट्रांसफ़र हो गए, विदेश चले गए, छोड़ गए, पता नहीं उनका कहीं पता नहीं है। और मैं आया हूँ, मैं क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट को रिकॉग्नाइज करता हूँ और उनको वो एग्जिबिट कराते हैं। तो क्या उनके क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई स्पेशल हमें कुछ ध्यान रखना पड़ेगा? उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन में मिस्टर शर्मा ऐसा है कि कई बार क्या होता है कि जिस डॉक्टर ने, मेन चीज़ ये है, जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली एक दिन में डॉक्टर की जगह सब्स्टिट्यूट डॉक्टर आया हुआ था। मैंने उससे पूछा कि देखिए भाई अगर ये नाम लिखा नहीं होता तो आप ये सिग्नेचर और हैंड राइटिंग नहीं पहचान सकते थे। ही सेड वेरी गुड, बिल्कुल नहीं पहचान सकता था। मैं बोला हज़ारों डॉक्टर आपके हॉस्पिटल में हैं, तो इतने डॉक्टरों के बीच में ऐसे राइटिंग। सबका रटा एक स्टीरियोटाइप आंसर यही होता है कि साहब आई रिकॉग्नाइज दिस, यस यस, समझे ना। तो ही एडमिटेड, स्ट्रेट वे एडमिटेड, बोला बिल्कुल ठीक है कि मैं जो है ये हैंड राइटिंग और सिग्नेचर नहीं पहचान सकता था कि नीचे इसके सिग्नेचर नहीं होते। देन यू कैन आस्क अबाउट द कंटेंट्स ऑल्सो। यू कैन आस्क एज टू वेदर दैट डॉक्टर्स एड्रेस इज अवेलेबल और नॉट विद द हॉस्पिटल, और जनरली होता ही है। तो व्हाई दैट डॉक्टर इज नॉट बीइंग कॉल्ड? तो कंटेंट्स प्रूव करवाने के लिए सिर्फ आप ये कहें कि जी एमएलसी वाज प्रिपेयर्ड बाय सच एंड सच डॉक्टर, दैट्स नॉट एनफ। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उनको किस तरह से ग्रिल कर सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन? ग्रिल तो सर हर केस का अपना अलग जो है, मैं एक कोई सेट फार्मूला क्रॉस एग्जामिनेशन का कभी भी कोई सेट फार्मूला नहीं दिया। डॉक्टर से मैं आ जाता हूँ 164 का बयान दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेट्स पर। इन आई थिंक मोर देन 90% केसेस उनको मान लिया जाता है ठीक है साहब इसको हम एडमिट कर रहे हैं, उनका कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करता। तो ये क्या फेटल होता है? दैट इज एज ए मैटर ऑफ रेस्पेक्ट टू द जजेस। जनरली द एडवोकेट्स दे डोंट आस्क एनी क्वेश्चन। नो, बट मेरा कहना ये है सर, रेस्पेक्ट एक अपनी जगह है, और एक सपोज पोक्सो का केस है या जिसमें 20 साल की सजा है, आप रेस्पेक्ट को ज़्यादा तरजीह देंगे या उस अपने पेशेंट को ठीक करेंगे? अभी एक एनडीपीएस के केस में उसमें सेक्शन 52A पे दो रिपोर्ट बनी हुई है। जिस कांस्टेबल को केस प्रॉपर्टी हैंड ओवर की गई उसके सिग्नेचर नहीं है, बहुत चीज़ें, बहुत फ्लॉज हैं। तो मैं जज साहब से हंस रहा था, मैं बोला जी जनाब मैं भी अपने बच्चों को बता दूंगा कि जज साहब का मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन किया था।
दैट वाज ए प्रिटेक्स्ट कि उनको ग्रिल किया जा सके. वाई एडवोकेट शुड बी अफ्रेड ऑफ क्रॉस एग्जामिनिंग ए जज? जब ये आपका बेसिक राइट है, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वी आर फाइटिंग फॉर आवर क्लाइंट, और वो करना चाहिए. क्योंकि क्या आपको प्रूव करना है कि 164 जो है, वेदर इट वाज गिवन अंडर सम इन्फ्लुएंस, सम प्रेशर और कोएर्शन ऑफ द आईओ, ये सारी चीज़ें जो है आपको देखना है. वो सर्कमस्टेंशियल, वो आपको विटनेस से पूछने पड़ेंगे, एंड द जज हु रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट. नहीं, मजिस्ट्रेट को अवॉइड सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनको रेस्पेक्ट करना, उनको विटनेस बॉक्स में नहीं बुलाना. जनरली तो यही हो रहा है. उनकी इसका मतलब कोई रिलेवेंस ही नहीं है. जज की अगर जगह किसी और ने भी 164 किया होता तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं रही. मैं बता रहा हूँ ना, जनरली तो यही हो रहा है कि एडवोकेट इस क्या ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. क्योंकि बिफोर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट 164 जो भी नोट करते हैं मजिस्ट्रेट, वो सर्टेन क्वेश्चंस लिखते हैं कि भाई झूठ बोलना आप जानते हो पाप है, गलत है, आपको कौन यहाँ लेके आया, आपको डरा के तो नहीं लाया, ये लो, और वो सब इंग्लिश में लिखा होता है. वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में नहीं होता है. वो कहीं एक सर्टिफाई ये नहीं करते हैं कि जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में किए हैं. क्या कुछ ऐसे केसेस नहीं होते हैं कि जिनमें भी जो है, जब 164 की स्टेटमेंट हो रही होती है, उस टाइम आईओ भी अंदर बैठा हुआ होता है? मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है ना. तो कांट यू आस्क दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द जज कंसर्न? रिफ्यूज ऑटोमेटिकली. He may refuse, but if you have elicited this answer from the witness, जिसका 164 का स्टेटमेंट था, हैं, चाहे जज कंसर्न रिफ्यूज भी कर गया, तो आपका तो वैलिड क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आपने क्रॉस एग्जामिनेशन में जो उससे निकाल लिया विटनेस से. मींस इट इज नेसेसरी एंड कंपल्सरी टू क्रॉस द मजिस्ट्रेट. One should. इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन क्रॉस एग्जामिनेशन. मैंने आपको बताया कि देखिए, मैं जो चल रहा है मैं वो नहीं जानना चाह रहा. अपने फ्रेटर्निटी पे कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, इट्स नॉट आक्षेप, इट्स परंतु हो क्या रहा है कि परहैप्स क्रॉस एग्जामिनेशन की आर्ट को लोग सीरियसली इतना दे नहीं रहे. इसीलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ताकि हजारों लोग आपकी ये बात सुन समझे. सके, हो क्या रहा है, ट्राई करें कुछ सीखें. हो क्या रहा है, पुलिस से केस आ रहा है, पुलिस वाला अपना कमीशन लेके चला जाता है. ये बिटर ट्रूथ है. आप इसको कहें कि भाई जो बिल्कुल अलहदा है. उसके बाद में काउंसिल क्या करता है और क्या पूछता है, शायद खुद को उनको ये सोचना चाहिए कि भाई मैं कितना इस केस पे मेहनत डाल रहा हूँ. हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास जो भी आता है वो दुखी आदमी आता है, तो उसको थोड़ा सा एक जिस वक्त आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे होते हो, आपके क्लाइंट को और उसके फैमिली मेम्बर्स जो भी पैरोकार होते हैं, उनको ये खुशी होनी चाहिए कि यस, टुडे वाज द बेस्ट डे विच वी हैड. बट इसका मैंने एक दो जगह देखा है, ज़्यादा तो नहीं, कि क्लाइंट अगर कोर्ट में खड़ा है तो कई एडवोकेट्स जो हैं क्वेश्चन करते हैं और उस पे रैक पे घूंसा मारते हैं, चिल्लाते हैं, और सबको पता है, जज भी हंस रहे होते हैं और अदर एडवोकेट्स भी हंस रहे होते हैं कि पूछ क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं. नहीं, जस्ट टू देखिए, इम्प्रेस कि भाई मैं इंग्लिश में बोला, देखो जज से और देखिए इतना बोला. सर, ये बहुत एक लंबा एक तपस्या है, जिसमें कि आप बेंच की भी रेस्पेक्ट पाते हैं और बार की भी रेस्पेक्ट पाते हैं. अगर आप अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि जितने भी, क्योंकि आज तक मेरा एक्सपीरियंस है कि जजेस ने हमें रिकॉग्नाइज किया है और बहुत अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज किया है, और बहुत अच्छे एक्विटल मिले, बहुत अच्छे एक्विटल मिले. खूबी है. मैं तो सिर्फ वो टिप्स आपसे, सीक्रेट टिप्स जिनकी बदौलत आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आपको जज रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे, रेस्पेक्ट कर रहे हैं. मैं वो चाहता हूं कि हमारे जो और दूसरे भाई बहन हैं, जो यंग कमर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो आ रहे हैं, वो सीखें. For the purpose of impressing the client, if you are asking irrelevant questions, then you are harming your own case. Yes, this is the main point which I want. You are harming your own case. आपने क्लाइंट को तो थोड़ी देर के लिए इम्प्रेस कर दिया, परंतु जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन क्या होगा? उस दिन फिर वो जो कहते हैं वो जज जो है बायस्ड हो गए, तुम्हारी किस्मत ही खराब थी भाई. फिर जो है यू पास ऑन द बक ऑन द जजेस, वो तो जो है जस्टिफाइड नहीं है ना. उनका पता नहीं उस दिन मूड क्या था, देखो मैंने तो बहुत कुछ किया था, है ना. वो तो जजमेंट बोल जाता है कि जजमेंट कैसे दिया गया है, फेयर जजमेंट है कि अनफेयर है.
एक्चुअली जो विक्टिम होता है ना, उसे तो दो ही चीज़ें लास्ट की पड़ता है, वेदर ही वाज एक्विटेड और कन्विक्टेड। वो बीच की जो 50 पेज का जजमेंट है वो पढ़ने में नहीं जाता। हाँ, एक बार को अगर एक्विटल हो गया तो बेशक पढ़ ले, लेकिन कन्विक्टेड है तो वो जाता ही नहीं। शर्मा साहब, अगर आपने मेहनत की है, आपका क्लाइंट अगर कन्विक्शन भी हो जाए ना गलती से, तो वो आपको छोड़ के नहीं जाता। वो कहेगा सर अपील मैं आपके थ्रू ही डलवाऊंगा। तो सर, ये आपने जो आज टिप्स बताए हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के, ये मैं समझता हूँ जितने मेरे भाई बहन छोटे जो हैं बड़े हैं मेरे साथी हैं, सबको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। हम आगे भी इस पे बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक फैक्टर है पूरी इस क्रिमिनल सिस्टम का, कि हाउ टू क्रॉस एग्जामिनेशन द विटनेस सो दैट वी कैन गिव मैक्सिमम बेनिफिट टू आवर क्लाइंट। शर्मा जी, यू आर रेंडरिंग ह्यूमन सर्विस टू द प्रोफेशन। आपके तो मैं देखता रहता हूँ जितने भी यूट्यूब पे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सब आप लोगों की बदौलत ही है, मेरे पास कुछ नहीं है। मेन मैं तो चीज़ ये है कि अगर हम अपने प्रोफेशनल्स को ये समझा पाएँ कि जिस ढंग से हमारे इलेक्शन चल रहे हैं, जितना खर्चा लोग करते हैं, 50-50 लाख रुपए एक एक इलेक्शन पे लगते हैं, तो फिर करप्शन इज बाउंड टू ऑकर। ये चीज़ जिस दिन हमारे समझ में आ जाएगी, उस दिन शायद जो है हम कुछ सुधार पा ला पाए। आपने ये अपील की, एक अपील मैं आपसे और कराना चाहता हूँ तमाम उन यंगस्टर्स के लिए जो अभी आए हैं प्रोफेशन में और आप जैसा बनना चाहते हैं, आर एन शर्मा बनना चाहते हैं या आप जैसा बनना चाहते हैं, कि वो जब कोर्ट में जाएं तो, और क्रॉस एग्जामिनेशन वाले दिन जाएं स्पेशली, मैं वहीं की बात पे फिर आ रहा हूँ, तो किन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखें, किन चीज़ों को दिमाग में रखें ताकि वो इधर उधर ना बहकें, मेन कंसंट्रेशन उनका अपने पॉइंट पर रहे। देखिए, एविडेंस एक्ट के थ्रू हो, व्हाट इज़ एडमिजिबल, व्हाट इज़ इनएडमिजिबल, व्हाट इज़ नॉन एडमिजिबल, सारी चीज़ों का इन चीज़ों का ध्यान रखें। एंड देन जो सीनियर्स हैं अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, क्योंकि देखिए शुरू में काम तो होता नहीं है, तो शुरू में मैं समझता हूँ कि कोर्ट के लिए जहाँ भी आर्गुमेंट चल रहा हो, जहाँ भी क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा हो, वो दे शुड अटेंड इट। तो उससे उनको एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। अच्छे जो लोग, जो सीनियर लोग जो होते हैं, जिनको कि काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, उनके क्रॉस एग्जामिनेशन अटेंड करें। और थोड़ा सा देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क, मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी उम्र में आकर के मैं नहीं समझता मैं आज के दिन कोई इतनी ज़्यादा मेहनत कर पा रहा हूँ जितनी जो है मैं यंगर डेज में कर लेता था। पहले तो 18-18 घंटे की स्टडी होती थी, अब नहीं हो पाता है। आपने स्टडी की बात की, इससे पहले मैं आज की बातचीत को विराम दूं, एक सवाल जहन में उठ रहा है कि अगर आर एन शर्मा एडवोकेट नहीं होते तो क्या होते? सर, मैं तो समझता हूँ मैं तो इस प्रोफेशन के लिए मिसफिट हूँ एक तरह से। That's why I am asking. एक तरह से अगर इस मैं प्रोफेशन में नहीं आए होते तो आज then कहाँ होते? आई वुड हैव बीन एन academician, क्योंकि ऑल द टाइम आई वाज ए गोल्ड मेडलिस्ट, स्टेट टॉपर, तो जॉब की तो कोई दिक्कत थी ही नहीं है। बट द थिंग इज, इसमें आए तो मैंने देखा कि मेड फॉर ईच अदर वाला मेरे को महसूस हुआ। परंतु कई बार मैं सोचता हूँ कि शायद मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना भी ठीक नहीं है। यही आपकी पहचान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। स्ट्रेट फॉरवर्ड वही हो सकता है जिसके अंदर वही है जो बाहर है, जो बाहर बोलता है वही अंदर है, जिसके अंदर कालापन नहीं है, जिसके अंदर दोगुलापन नहीं है, वही स्ट्रेट फॉरवर्ड कहलाता है। इम्पल्सिव होना कई बार नुकसान करता है, इम्पल्सिव होना कई बार नुकसान करता है, हर चीज के फायदे और नुकसान है। परंतु बहुत ही रेपो जो बनती है, जो आज आर एन शर्मा है, वो शायद अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते तो मैं समझता हूँ कि आर एन शर्मा वो आर एन शर्मा नहीं होते जो मेरे साथ बैठे। जो भी रन रहा बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा, एंड आई एम सेटिस्फाइड विद माय करियर। थैंक यू शर्मा जी। तो सुना दोस्तों, मैं और भी आपकी बातचीत कराऊंगा, इनसे किसी और मुद्दे पे बात करूंगा किसी दिन। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। जय हिंद।